डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में हमारे माननीय केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फील्ड फसलों की 184 किस्मों का अनावरण किया है। बता दें आपको कि ये जो नई किस्में हैं, ये हमारे किसानों तक अगले 3 वर्षों तक पहुंच जाएंगी। क्या कुछ खास रहा है इस कार्यक्रम के दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित पूसा के एपी शिंदे ऑडिटोरियम में 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट, राष्ट्रीय बीज निगम यानी NSC की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कृषि मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मित्रों, आज हमारे वैज्ञानिकों ने ICAR कृषि विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र ने भी हमारी 25 फसलों की 184 नई किस्में तैयार की है, जिनको आज किसानों के लिए लोकार्पित किया गया है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग अलग अलग 3200 से ज्यादा नई किस्में बीजों की तैयार की गई है। बीज आत्मा है कृषि की। उत्पादन बढ़ाने की पहली शर्त अच्छे बीज, और बीज केवल उत्पादन न बढ़ाए, वो बायो फोर्टिफाइड हो, पोषक तत्वों से भरपूर, वो क्लाइमेट रेजिलेंट हो, जलवायु अनुकूल, बदलते हुए मौसम में भी कैसे वो अच्छा उत्पादन दे सके, ज़्यादा तापमान में, ज़्यादा ठंड में, ज़्यादा बरसात में टिके रहें। लेकिन हमारी जो सॉइल है, सैलाइन सॉइल है हमारी, एसिड सॉइल है हमारी, उसमें भी कैसे अच्छा उत्पादन हो पाए। हमारा मिशन है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसके अनुकूल बीज की किस्में तैयार करना। उस काम में हमारे वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि अब चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं और उसके पीछे हमारी अच्छी किस्मों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी कोशिश है कि ये बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे। सामान्यतः 5 साल लग जाते थे, हमने 3 साल का
रोड मैप बनाया कि 3 साल के अंदर ये बीज किसानों तक पहुंचे। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जो रिसर्च में समय लगा रहा, उसको भी हम, अगर वो अच्छे बीज की किस्में तैयार करता है तो उसको भी हम, अगर वो प्रमाणिक है तो उस समय को भी मान लेंगे, ताकि किसान के पास जल्दी अच्छे बीज पहुंच सके। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा, पहले जो सेंट्रल सीड कमेटी होती थी उसकी मीटिंग 2 या 3 साल में एक बार होती थी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी कम होते थे। लेकिन अब हम लोग उसमें तेज़ी लाए, हर 4 से 6 महीने में एक बार सीड मल्टीप्लिकेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है। और उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ अब जो है हमें नोटिफिकेशन के लिए आ रही हैं। एक कंसेप्ट होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेट का, यानी कि एक सीड जब ब्रीडर से फाउंडेशन जाए, फाउंडेशन से सर्टिफाइड जाए, वो कितनी बार कितने गुना मल्टीप्लाई होता है। और मुझे बताया गया था कि जब पहली बार जब मैंने मीटिंग की कि करीब 15 से 20 साल पहले ये सीड मल्टीप्लिकेशन रेट तय था, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन उस सीड मल्टीप्लिकेशन रेट को हमने रिवाइज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से रियल पोटेंशियल सीड जो प्रोड्यूस कर रही हैं सीड कंपनीज, उसका नहीं मिलता था। तो वो पहली बार रिवाइज़ हुआ, 1.5 गुना से 2 गुना सीड मल्टीप्लिकेशन रेट हुआ, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि प्लानिंग में हमको इफेक्टिवनेस और उसकी रियल पोटेंशियल सीड का पता चलने लगा, और सीड एजेंसीज़ पे भी हम लोग का ध्यान जाने लगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, जैसा कि बताया जा रहा है कि हमारे जो जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, जो कि राष्ट्र स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं इसका एक योगदान है, क्योंकि हम सिर्फ निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। निश्चित रूप से निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, 60 से 65% सीड्स आज निजी क्षेत्र से ही बट रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक तो ये कि वो रेट्स को बिल्कुल नियंत्रण में रखता है। जब कोई भी सीड प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बांटता है, चाहे राज्य के बीज निगम हो, चाहे केंद्र का बीज निगम हो, चाहे HIL हो, चाहे वो नाफेड हो, तो वो जब सीड बांटता है तो एक तो गुणवत्ता के साथ साथ रेट्स के ऊपर एक नियंत्रण रहता है, और प्राइवेट सेक्टर भी स्वच्छंद रूप से बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसानों के ऊपर कोई एक सिस्टम कंट्रोल का नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे नेशनल सीड कॉरपोरेशन साथ साथ अन्य स्टेट सीड कॉरपोरेशंस का है, और इसीलिए ये आवश्यक है कि इनको हम जो है अच्छी तरह से संचालित करें और इसको हम लोग जो है प्रॉफिटेबल कंडीशन पे बनाए रखें। इस अवसर पर ICAR की महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने कहा, हमारा फोकस जो अनुसंधान के ऊपर है उसका आउटपुट। पिछले 10 साल में डॉक्टर यादव ने बताया 3567 किस्में, और अब तक की 57 साल की 7200। इसका मतलब है कि आधी पिछले 10 साल की है और आधी उससे पिछले 47 साल की है। ये दिखाता है कि देश में अनुसंधान के ऊपर कितना बल दिया जा रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है अनुसंधान का। महोदय, मैं जो विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान जितने भी सुझाव आए, हम आगे की दिशा उसके हिसाब से तय कर रहे हैं वैरायटीज़ डेवलपमेंट में। मैं आपके संज्ञान में 2-3 चीज़ें लाना चाहता हूं। एक तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए आज की डेट में कोई वैरायटी नहीं है। हम इसके ऊपर नई EFC में फोकस ला रहे हैं ताकि उसको आगे दिशा दी जा सके। दूसरी, कई सारी हमारी चुनौतियां आ रही है। अभी हमने एक एनालिसिस किया कि देश में एसिड सॉइल्स 30 मिलियन हेक्टेयर हो गया, पूरा पूर्वोत्तर एसिड सॉइल्स हैं, और मुझे लगता है एसिड सॉइल के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम अभी हमारे पास नहीं है। तो उस एरिया की नीड्स को कैटर करने के लिए भी हम एक नया फोकस एसिड सॉइल के लिए ब्रीडिंग के ऊपर लेके आ रहे हैं। जितना हमारा फोकस है सारा बायोफोर्टिफिकेशन पे, क्योंकि न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है और क्लाइमेट रेजिलियंस पे है, हम उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे जितनी भी वैरायटीज़ आएंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट, बायोफोर्टिफाइड और जो स्पेशल निच एरियाज़ हैं, चाहे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, एसिड सॉइल की हो, सलाइन सॉइल्स की हो, जिसमें जीनोम एडिटेड वर्ल्ड की पहली वैरायटी भी रिलीज हुई, वो एसिड सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए भी है। तो उसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस है ताकि हम
हमारे देश को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो दिशा है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएं। जी राम जी अधिनियम 2025 के संदर्भ में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। पहले मजदूर के नाम पर कोई और काम करता था, मजदूर काम करेंगे। 100 दिन के बजाय 125 दिन कानूनी गारंटी। बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। कहां किसी मजदूर भाई बहन के साथ अन्याय हुआ है? मजदूरों को काम मिले ये प्राथमिकता। लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया, जिनमें 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार का। तो 125 दिन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था काम के लिए, और उसके साथ साथ उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। और बात कही जा रही कि केंद्रीकरण, सच बात यह है कि पहले तो राज्य टारगेट देता था कि फलाना काम किया जाएगा। अब तय किया गया कि केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मतलब सरपंच, चुने हुए जनप्रतिनिधि और गांव के भाई बहन तय करेंगे कि गांव में कौन सा काम होगा। ऊपर से तय नहीं होगा, नीचे गांव में तय होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में सालों से पारंपरिक फसलों की खेती होती आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे इस दिशा में बदलाव हो रहा है। जी हाँ, हमारे जो किसान हैं अन्य फसलों की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, और औषधीय फसलें भी उन्हीं में से एक हैं जो हमारे किसानों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। जी हाँ, ये ऐसी फसलें हैं जो मुनाफे को बढ़ाती हैं और कम समय में तैयार हो जाती हैं, जिससे हमारे किसानों को अच्छे दाम भी मिलते हैं क्योंकि मांग अच्छी बनी रहती है। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी की खेती के बारे में। जी हाँ, हमारे देश में इसे पूजनीय माना जाता है, तो इसका जो अलग ही विशेषता है वो बढ़ जाती है, मांग अच्छी बनी रहती है। तो अगर हमारे किसान इसकी खेती को अपनाते हैं तो काफी मोटा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो किस तरह से की जा सकती है तुलसी की खेती, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से।
हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी बोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के बारे में, जी हाँ, जिसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से जानते हैं। इसके जरिए आपको आपकी खेत की मिट्टी की सेहत के बारे में पता चलता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कैसे आप पूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो किस तरह से आप बनवा सकते हैं अपना सॉइल हेल्थ कार्ड, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में।
मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध है। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें आपको, आपके पास कोई सवाल है हमारे कार्यक्रम के लिए, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी है krishiddarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ बता दें, दोबारा देखने के लिए हमारा एक कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाजिर मंडी हो